हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मंत्रा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था लाइव प्रोसेस का। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक वीडियो डाली थी और उसके बारे में मैंने कुछ उसके टॉपिक को क्लियर किए थे। आज हम सेकंड पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए थे लाइव प्रोसेस का, ठीक है, तो उसका मैंने इस सेकंड वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो स्टूडेंट, लाइव प्रोसेस का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। और अच्छा, इसकी जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसका लिंक दिया है। जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हों वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और आप यहाँ से इस वीडियो को, फर्स्ट पार्ट के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम सेकेंड पार्ट का पहला जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, हम उससे स्टार्ट करते हैं। और पहला बात आती है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ऑर्गेनिज्म it is the process in living organism involving the production of energy। यानी कि कुछ भी नहीं है इसमें। आप सिंपल वे में ये समझ सकते हैं कि रेस्पिरेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन मेनली जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है इसके अंदर, जिसमें हम O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज में आइए आप इसको देखते हैं। एट ए सेलुलर लेवल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फर्स्ट उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल से शुरुआत होती है। सेल, टिश्यूज और ये सारे मिलकर के किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जब बनता है तो सेल के डेवलप करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी कैसे आती है, ये फूड से आपने इससे पहले वाले सेक्शन में पढ़ा है कि किस तरीके से फूड जो है एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का काम होता है। उस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट हमारे सेल को ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, और इस पे ये और इसके बाद जो है सारे सेल्स को एनर्जी की जो नीडफुल है वो पूरा होता है। ठीक है, अब जिसके ऊपर पूरा हमारा लाइफ प्रोसेस टिका है। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। इट इज एन एंजाइम कंट्रोल्ड बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीजिंग द एनर्जी एट अ वेरियस स्टेप्स। यानी मैं इसको ये कहूँ कि आप जानते हैं कि जो भी डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें कई सारे एंजाइम्स का एक्टिविटी होती हैं और स्टेप वाइज होता रहता है। ऑक्सीडेटिव अलग अलग स्टेज पे किस तरीके से ऑक्सीडाइज्ड होता है फूड और एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का काम होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो होती हैं वो अलग अलग रूप में क्या होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं और उसके बाद में वो एनर्जी को रिलीज करती हैं अलग अलग स्टेजेस पे। ठीक है, और जिससे हमारे को सेल को कैपेबिलिटी आती है किसी भी वर्क को करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रेस्पिरेशन था। अब थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ते हैं, कैटेनस रेस्पिरेशन और ब्रांचियल रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन के बारे में भी बाद में पढ़ते हैं, पहले हम कैटेनस के रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज दैट ऑकर थ्रू स्किन। ओके, यानी कि कुछ भी नहीं है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऐसा स्किन का थ्रू इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एयर होता है। इज थिन, जिसके अंदर ये स्किन जो होता है थिन होता है। पेरिमेबल मोस्ट एंड वैस्कुलराइज्ड फॉर दिस फंक्शन। यानी कि इस फंक्शन में जो पूरा के पूरा हमारे स्किन का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरिमेबल और मोस्ट होता है, मोस्ट का मतलब उसमें नमी रहती है त्वचा के अंदर। इसी से हमारा जो त्वचा है, क्यों कहा जाता है कि हम ज़्यादा हमें वाटर पीना चाहिए, क्योंकि इसलिए होना चाहिए ताकि हमारा जो चेहरे पे ग्लो रहे। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि जब मॉइस्चर होगी तो जाहिर सी बात है वो स्किन जो होती है वो ग्लो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी नहीं है, ये एक आपका, ये इनके बारे में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है उस चीज़ को आपको क्लियर करने की। एक अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रॉग और अर्थवर्म, इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि इस प्रोसेस से रेस्पिरेशन काम करते हैं। ठीक है,
अब इसमें आता है परमेबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अलाउइंग ए लिक्विड और ए गैस टू पास, यानी कि इसका यही काम होता है कि किसी भी लिक्विड और गैसेस को ये पास करने का काम करता है आगे। और वेस्कुलराइज्ड जो होता है इसका काम होता है प्रोवाइड विद द वेसल्स फॉर सर्कुलेशन, यानी कि ये वो वेसल्स है जो सर्कुलेशन में ये अपना एक्टिविटी को काम करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम आते हैं ब्रांचियल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ गिल्स, यानी कि ये मोस्टली उन चीजों के ये ऐसे उसके लिए आते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनमें ये रेस्पिरेशन ज़्यादातर आती है। जिस तरीके से उदाहरण के लिए आप इसमें मैंने जैसे दिया हुआ है एग्जांपल फिशेज, ठीक है, ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन का काम करती हैं। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब मेनली जो होता है रेस्पिरेशन होती है वो दो तरीके से होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आइए हम पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट में आता है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें कि ये तभी होगा जब ऑक्सीजन की प्रेजेंसी होगी, यानी उपस्थिति होगी। ओके, नाउ द सेकंड में क्या है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आर CO2 एंड H2O, यानी कि H2O को आप जानते हैं वाटर भी कहते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, तो ये दोनों प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। और तीसरी की जो बात होती है वो होती है मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड 36 ATP, यानी कि 36 ATP के फॉर्म में एनर्जी इस प्रोसेस से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये मेन बड़ी मैंने सिंपली कोशिश की है कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट और एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश की है जो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूरेट रहता है। ठीक है, तो आप इतना जो है इजिली आप इसको याद कर सकते हैं और मार्क्स ऑफ पॉइंट से बहुत अच्छे आंसर है। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इन दोनों में डिफरेंस भी करके डिफरेंशिएट करेंगे, मोस्टली पेपर में जो होता है डिफरेंशिएट करने को ही आता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए और इसके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, ये होता है। और इसके प्रोडक्ट क्या है, इसके प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होते हैं लैक्टिक एसिड होता है, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी, यानी कि इसका CO2 जो है वो वहां भी होता है, बट एक इसका अंदर एक कॉमन है, बाकी लैक्टिक एसिड इसके अंदर होता है, एथेनॉल होता है, एथेनॉल आप जानते हैं तरीके का ये फ्यूल होता है, और एनर्जी। ठीक है, ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं। और थर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें होता है लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर 2 ATP, यानी बहुत मिनिमम इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है इस प्रोसेस में। ठीक है, इसके ये ATP के फॉर्म में, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, कंपैरिजन आप कर रहे हैं वहां पर 36 ATP या इसका 38 भी किसी में होता है। ठीक है, बट इसका 2 ATP के अप्रोक्सीमेटली इसमें होता है। ठीक है, एनारोबिक में। तो मैं समझता हूं ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, डिफरेंशिएट करके आप देख लीजिएगा। नाउ द ब्रीथिंग के बारे में हम जानते हैं, ब्रीथिंग क्या होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में पूरी एक नॉलेज छिपा होता है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि इनके छोटी छोटी टॉपिक्स को भी आपको इनके बारे में बता दूं कि ये है क्या। इट इज फिजिकल प्रोसेसेस ऑफ अल्टरनेट इनहेलिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहालेशन ऑफ फॉल एयर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जो हम अपने नॉस्ट्रिल से करते हैं अक्सर। ठीक है, इनहेलिंग का काम करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर से हम फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं जो एयर, जो हमारी एयर CO2 जो होती है वो गंदी, हमारी शरीर की जो गंदी एयर होती है, जो डर्ट एयर होता है, वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये इसी को हम अपने डेली लाइफ में, अपने लाइफ प्रोसेस में करते हैं डे बाय डे, उसी को हम ब्रीथिंग करते हैं। बस को रिलेट करके आप इसको स्टूडेंट्स देखेंगे तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है व्हाट इज ATP। तो ATP के बारे में अब हम पढ़ते हैं। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP इसका फुल फॉर्म, ATP को आप फुल फॉर्म में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कह सकते हैं। इज अ मॉलिक्यूल दैट द कैरीज एनर्जी विद इन द सेल, यानी कि ये क्या करता है, ये सभी सेल्स को एनर्जी कैरी
करवाता है, यानी पहुंचाने का काम करता है। इट इज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। करेंसी ऑफ सेल जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के जब प्रोसेस होता है उस दौरान ये एनर्जी ऑफ करेंसी बनता है। और एनर्जी ऑफ करेंसी का मीनिंग आप जानिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि जिस आदमी के पास पैसा है, करेंसी है, तो वो कुछ भी चीज़ें खरीद सकता है, ठीक है। आप चाहे कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप अपने कपड़े क्लॉथ्स ले सकते हैं, अपने स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, यानी कि एनी वे आप किसी वे से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास करेंसी है तो, यानी रुपया पैसा है तो आप उस चीज़ को किसी भी अपने पर्सनल एक्सपेंस पे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सर अचानक जो है ये पैसे और मनी की बात कहाँ से करने लगे, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से कोरिलेट करके आपको बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि किस तरीके से ये हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। करेंसी की बात आपको मैंने समझाई। अब हम बात करते हैं इन द सेंस ऑफ साइंस के अंदर एनर्जी करेंसी क्या होती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप मनी को अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी जो आपके नीड है उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, बॉडी को भी डिफरेंट काइंड्स नीडफुल होती है एनर्जी। अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग तरीके के एनर्जी की आवश्यकता होती है। और इस जब ये करेंसी के फॉर्म में जब ये सेलुलर रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग जब ये एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस होती है, तो उसके बाद हम इस एनर्जी को हमारी बॉडी अपनी नीडफुल अकॉर्डिंग के अनुसार वो इसको एक्सपेंस कर सकती है। यानी जहां पर जिस बॉडी पार्ट्स को हमें जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको ये पूर्ति करती है। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए बहुत एक अच्छा तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ ये आपको समझ में भी आ गया होगा कंसेप्ट क्या है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द सेकेंड पार्ट में द 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस एटीपी मॉलिक्यूल्स स्टोर एनर्जी इन दैम। यानी कि ये इसमें 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स के रूप में एटीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं स्टोर होते हैं एनर्जी के, ठीक है, फॉर्म में, विच इज लेटर लिबरेटेड व्हेन दे ब्रेक यूजिंग द वाटर, रिलीजिंग एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 kg पर मोल। यानी कि ये इसका यूनिट है और इसका मतलब है कि ये 3 फॉस्फेट बॉन्ड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं एटीपी के मॉलिक्यूल के रूप में, जो कि एनर्जी के रूप में स्टोर होते हैं, एंड विच इज लेटर लिबरेटेड। इसके बाद ये लिबरेट होकर के और विस्तृत होकर के व्हेन दे ब्रेक, जब ये टूटते हैं तो स्कैटर होकर के ये क्या हो जाते हैं, यूजिंग द वाटर रिलीजिंग एनर्जी, यानी कि वाटर से इस एनर्जी रिलीज होती है इक्विवेलेंट, जो यानी लिक्विड शेप में होता है। और ये जो एनर्जी जो होता है वो इक्विवेलेंट लगभग अप्रॉक्स जो होता है वो 30.5 किलो जूल पर मोल के इक्वल होता है, ठीक है। अब इट इज द नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। इट इज द एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स। यानी कि इस एनर्जी को, जिस करेंसी की मैं बात कर रहा था, वो 30.5 kg एनर्जी यानी करेंसी आपको मिल गई है। अब उस करेंसी को आप कहाँ यूज कर रहा है हमारी बॉडी, तो एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल, यानी कि सेल के थ्रू। मैंने पहले ही आपको क्लियर किया था कि सेल यानी द बेसिक यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसलिए सेल किस तरीके से इस करेंसी को यानी कि एनर्जी फॉर्म को इस्तेमाल करता है, यूटिलाइज करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स, यानी मसल्स को बनाने में, प्रोटीन सिंथेसाइज, कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्सेस एक्सेट्रा। इन तमाम चीज़ों में वो इस एनर्जी को, इस करेंसी को यूटिलाइज करता है। These ATP are synthesized in माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और आप ये जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि ATP जो होती है, ATP किस तरीके से एनर्जी सिंथेसाइज होकर होती है, ये कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और इसलिए हम इसको पावर हाउस भी
कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहते हैं। ये आपने 9th क्लास में इसके बारे में डीपली पढ़ा हुआ। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है और जैसे जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है उस नीड को ये पूरी करती है अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, तो इस तरीके से इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या होता है देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, कि किस तरीके से ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, 1 molecule of glucose break down into 2 molecules of pyruvate which are used to provide the further energy। ठीक है, यानी कि इसका ये देखिए आप नीचे यहाँ पर ये दिया हुआ है, मैं इसको फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एग्जाम्पल जो इसका इक्वेशन है, इक्वेशन आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, C6H12O6 + 6O2, ये आपका जो है ये किस तरीके से अलग अलग ये डिकम्पोज हुए हैं, यानी कि ब्रेक डाउन होकर के 38 ATP के रूप में हमको एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं, मैं नीचे से आपको बता रहा हूँ। इन साइटोप्लाज्म में ये होता है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये टूटता है, और कहाँ पर ये काम होता है? इन साइटोप्लाज्म में। ठीक है, पायरोवेट में ये बदल जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यानी कि जब पायरोवेट क्या करता है, 3 मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी, यहाँ से 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन के वो करके अलग होते हैं और प्लस उसके अंदर एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये तीन उसमें ब्रांचेज में यहाँ से हो जाता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जिस तरीके से हम ईस्ट की बात करें तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस करते हैं, और इसके अंतर्गत एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, यानी कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, इसके कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये अलग अलग डिकम्पोज होकर के अलग अलग फॉर्म में ये चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, यानी कि ब्रेक डाउन होती हैं। बट इसके लिए ये जरूरी आपको ध्यान रखना है कि एक किस में होता है इस तरीके का, तो ईस्ट में होता है, और कब होता है? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरे पर अगर हम आते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इन आवर मसल सेल, यानी मसल सेल के अंदर जो होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो कि लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर भी। इसमें क्या है कि ये कम ऑक्सीजन भी अगर होता है तो ये प्रोसेस यहाँ पर हो रहा होता है। ऑक्सीजन की बहुत कम भी अगर हो, बिल्कुल नामात्र के भी ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो भी ये प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं। यहाँ पर जरूरी है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का होना, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये जो थर्ड हमारा है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का, इसमें उपस्थिति जरूरी है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ से ऑब्टेन होती हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो लास्ट प्रोसेस जो मैंने बताई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और बाकी ये जो 2 मैंने बताया है इसमें इन ईस्ट और इन आवर मसल सेल, ये दोनों जो है ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इसको एक्सप्लेन करना, इसी तरीके से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स, आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहें, मैंने जो भी कंसेप्ट था वो समझा दिया, इसको और आप NCERT के बुक में भी ये दिया हुआ है, आप वहाँ से और इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कर रहे हैं। और एनर्जी, ATP, ADP, इन सब चीज़ों, ये ऐसे हैं जो कुछ हर उसका टॉपिक का कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो उसी फॉर्म में हमें उसका फॉर्म जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ ए सेल नीड्स टू स्पेंड एनर्जी टू accomplish a task, the ATP molecule is split of
one of its 3 phosphate becoming ADP। ओके जी, यानी कि जब भी हमारे शरीर को, हमारे सेल को नीड्स होती है एनर्जी की, तो वो क्या करता है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एटीपी के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है। ठीक है, किस कौन से उसमें स्प्लिट करके वन ऑफ इट्स, यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का जो स्प्लिट होता है तो वो 3 फॉस्फेट्स, ठीक है, में टूटता है, अलग अलग होता है और बिकेम एडीपी, और इसके बाद ये एडीपी का फॉर्म में आ जाता है। जिसे देखिए, द एटीपी मॉलिक्यूल इज जस्ट लाइक ए रिचार्जेबल बैटरी, यानी कि एटीपी जो मॉलिक्यूल्स होता है वो आप रिचार्जेबल बैटरी भी इसको आप कहते हैं, क्योंकि ये रिचार्ज होता रहता है। जैसे जैसे हम बॉडी को हम वर्क करते हैं, एनर्जी रिलीज भी होती है और उस तरीके से रिचार्ज करने की जरूरत होती है। इसीलिए देखिए, हम खाना क्यों खाते हैं, इसीलिए खाते हैं, क्योंकि खाने की बार बार जरूरत इसीलिए पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी मोबाइल बैटरी को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो उसका भोजन क्या है, उसका भोजन इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर के एनर्जी जो है वही है, और ये एनर्जी आती कहाँ से है, फूड से आती है। ठीक है, तो इसलिए ये एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में, तो इसलिए हम इसको रिचार्जेबल बैटरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से हमारी बॉडी बार बार रिचार्ज होती रहती है। When it's fully charged, जब ये पूरी तरीके से चार्ज होती है, इट्स एटीपी, यानी कि जब ये पूरी तरीके से चार्ज होती है एटीपी के फॉर्म में, तो यहाँ पर एनर्जी जो है फुली रूप से स्टोर होती है। एंड हाउएवर द बैटरी डजंट गेट थ्रोन अवे व्हेन इट इज रन डाउन, इट जस्ट गेट्स द चार्ज्ड अप अगेन। यानी वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जब भी हमारी बॉडी जो है डाउन हो जाती है, यानी एनर्जी लेवल हमारी बॉडी की डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहाँ पे फिर से हमें एक्टिविटी को करने के लिए हमें और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए जो है यहाँ पर जस्ट गेट चार्ज्ड अप अगेन, और इसलिए हमें दोबारा बॉडी को चार्ज करना पड़ता है। व्हेन इट इज रन डाउन इट्स बिकेम एडीपी, और इस तरीके से ये एडीपी के फॉर्म में बदल जाता है ब्रेक डाउन होने के बाद। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलकर टॉपिक देखते हैं, रेस्पिरेशन इन मसल्स। मसल्स में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन इन मसल्स कैन बी एनारोबिक व्हेन देयर इज नॉट इनफ एनर्जी ऑक्सीजन, यानी कि इसके अंदर रेस्पिरेशन जो होता है, मसल्स रेस्पिरेशन, इनफ ऑक्सीजन, यानी कि कोई ज़्यादा इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, दूसरा, ग्लूकोज गेट्स ब्रेक डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट इन द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड दैट रिजल्ट्स इन मसल्स क्रैम्प्स। यानी कि क्या हुआ, आपने नोटिस किया होगा कभी भी एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जब हो जाता है हमारे शरीर के अंदर, लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाती है, तो इससे क्या होता है, रिजल्ट इन द मसल्स क्रैम्प्स, यानी कि मसल्स में खिंचाव, तनाव, इस तरीके की स्थिति पैदा होती है, मसल्स पेन हो जाते हैं, जिसको कि हम मसल्स स्क्रैम्प के नाम से जानते हैं। अब स्क्रैम्प्स क्या होता है, इसको भी मैंने नीचे इसको और अलग से इसको समझाने की कोशिश की है। अ सडन पेन दैट यू गेट इन द मसल्स, जब आपके मसल में अचानक कोई खिंचाव या कुछ इस तरीके से स्ट्रेच आ जाता है जिससे आपको पेन महसूस होने लगता है, दैट मेक इट डिफ़िकल्ट टू मूव, जिसके कारण आपको चलने फिरने में क्या होती है, प्रॉब्लम आने लगती है। तो इस चीज़ को हम क्रैम्प्स, मसल्स ऑफ क्रैम्प्स के नाम से जानते हैं। और अक्सर ये हमने देखा होगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, अचानक एक्सरसाइज के बाद में कई ऐसे हमारी मांसपेशियां हैं, मसल्स है, जिसमें खिंचाव आ जाता है। ठीक है, जब पहली बार आप करते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा, ये आपके रियल लाइफ से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद जब नेक्स्ट डे जब आप करने आते हैं या उसके 1-2 घंटे के बाद जब आप चलते फिरते हैं, तो हो सकता है आपके जो आपको नी है या कई ऐसे पार्ट्स हैं, आपके शोल्डर्स है, उसमें हो सकता है कि उसमें आपको स्ट्रेच महसूस हो। ठीक है, और स्ट्रेच की वजह से फिर आपको
क्रैम्प यानी कि दर्द अनुभूति होती होगी। ठीक है, तो ये चीजें थी इसके अंदर। आगे चलते हैं अगला टॉपिक पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फॉलोइंग आर द मेन स्ट्रक्चर्स इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का यानी हम लोगों का जो होता है वो नॉस्ट्रिल से शुरू होता है। तो नॉस्ट्रिल होता है सबसे पहले। द इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स इज लाइंड बाय हेयर एंड रिमेन्स वेट ड्यू टू द म्यूकस सिक्रेशन। यानी कि आप जानते हैं, ये आप सबके रियल लाइफ से रिलेटेड है, आप सभी इस चीज़ को फील भी करते हैं और देखते भी हैं कि नॉस्ट्रिल से जब हम एयर लेते हैं तो हमारे एयर के जो नॉस्ट्रिल के जो लाइन, जो अंदर का जो सरफेस है, उस पर हल्के हल्के बाल हैं, हेयर आपने नोट किया होगा। छोटे बच्चों में तो खैर अभी नहीं आता है, जैसे जैसे एज जो है हमारी ग्रो होती है उसके हिसाब से जो है ये हेयर जो है डेवलप होते जाते हैं। ठीक है, एंड रिमेन वेट ड्यू टू, और ये हमेशा जो है कुछ ना कुछ ये वेट रहता है। ठीक है, गीला रहता है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ये म्यूकस सेक्रेशन इसमें होता रहता है और जिसके वजह से ये हमें अंदर जो होता है ये रहता है। अब हम बात करते हैं फेरिक्स की। तो फेरिक्स की क्या है? ये इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूअस आफ्टर द नजल पासेज। यानी कि ये क्या काम करता है? ये एक ट्यूब के स्ट्रक्चर में होता है जो कि लगातार ये नजल को पासेज करता है, यानी कि हमारी जो भी एयर आती है वहां से वो आगे उसको पुश आउट करता है। ठीक है, और अब आती है लैरिक्स के बारे में बात करें। ठीक है, ये क्या है? दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फेरिंग्स एंड दिस इज कॉल्ड द ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। ये आपने देखा होगा, आपके जो नेक होता है, नेक के बीच में एक यहाँ पर इस तरीके का वॉइस बॉक्स होता है। यहाँ पर यहीं से हमारी जो पूरी, इसको हम हिंदी में उसको कंठ भी कहते हैं जिसको। ठीक है, ये यहीं से जो है बच्चा जब शुरू में छोटा होता है, धीरे धीरे बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो ये इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू होता है। ये वो लंबा एक प्रोसेस है, बाद में आपको हम कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, अब आ जाता है ट्रेचिया। ठीक है, ट्रेचिया में क्या है? दिस इज कंपोज्ड ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। हमारी जो नेक होती है उसके नीचे अगर आप आएंगे, मैं अभी आपको फिगर से भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रेचिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये रिंग्स जो होते हैं, कार्टिलेज ऑफ रिंग्स होते हैं हमारे नेक के नीचे, जो अभी मैं आपको फिगर से दिखाऊंगा इस चीज़ को, या आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से रिंग्स नुमा बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये इस पोर्शन को आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका ये रिंग्स ऑफ द ये कहलाता है। ठीक है, ये नीचे ये जो पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से ये बना हुआ है, ये क्या करता है? ये स्ट्रेच को वो करता है। ठीक है, तो ये बाई फिगर अभी हम बाद में देखते हैं, पहले मैं यहाँ से बात ये करता हूँ। तो वही है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है जो कि कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रिवेंट द, मेन इसका काम क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है कोलैप्स ऑफ द ट्रेचिया, यानी कि ट्रेचिया को आपस में भिड़ने से यानी टकराने से, कोलैप्स होने से ये प्रिवेंट करता है। तो ब्रोंकी के बारे में पढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ ब्रोंकी कम्स आउट फ्रॉम द ट्रेचिया एंड विद वन ब्रोंचस गोइंग टू ईच लंग्स। यानी कि ये क्या होता है? ट्रेचिया से एक पेयर में ब्रोंची निकलती हैं और ये ब्रोंकी निकलता है, और इसमें से ये क्या होता है? हमारे दोनों लंग्स में एक एक फिट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ओके, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियोल्स के बारे में अगर बात करें तो ए ब्रांचेस डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेज इनसाइड द लंग्स। यानी कि ये क्या होता है? जब ये लंग्स में ब्रोंकी जाता है तो यही आगे जा करके क्या होता है कि मैंने जैसे कि बताया आपको, दोनों लंग्स में ये पेयर में निकलता था। इससे पहले वाला टॉपिक जो मैंने आपको ब्रोंकी के बारे में बताया, ये क्या करता है? ये लंग्स में, दोनों लंग्स में हमारा जा करके इसके जो पेयर से में जो निकले थे वो एक एक दोनों लंग्स में जाता है। इसके बाद का काम जो होता है वो
ब्रोंकियोल्स में होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आगे ये जाके अलग अलग ब्रांचेज और सब ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है इनसाइड द लंग्स। ठीक है, अब एल्वेली आ जाता है जिसका काम क्या है, एल्वेओली आ जाता है, देयर आर एयर सैक्स होता है एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स, यानी कि ब्रैंकियोल के अंत में क्या होता है, एयर शक होता है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एन एल्वेओलर सरफेस एंड सराउंडिंग द ब्लड वेसल्स, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो काम होता है बिटवीन द एल्वेओलर सरफेस और सराउंडिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के बीच में जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है। ठीक है, और एल्वेली प्रोवाइड, मेन जो इसका जो काम होता है वो आप समझ लीजिए कि मेन जो एल्वेओली का काम जो होता है वो प्रोवाइड करना होता है ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आप मेनली ये जो लास्ट पॉइंट है इसको आप जरूर लिखना है, आपको मेंशन करना है, इसको मिस नहीं करना। ठीक है, यानी शॉर्ट में इसका मेन चीज यही है एल्वेओली का, कि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे मैं आपको बता रहा था, ये हमारा ये इसका फिगर है, फिगर के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए, नॉस्ट्रिल कैविटी प्लस इसके अंदर ये आ जाती है, यहाँ से हमारा शुरुआत होता है, और ये नाक के अंदर जो मैंने आपको बताई इस हिस्से पे जो है अंदर की तरफ इनर पार्ट ऑफ नॉस्ट्रिल के अंदर हमारे हेयर्स होते हैं, नॉस्ट्रिल लैरिक्स होती है। ये तो चीज़ें खैर चलिए आपके एनसीईआरटी के बुक्स में भी दिए हुए हैं, ये सारी आपको जब भी इस चीज़ को रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप जब समझाएंगे तो इसको आपको ये बताना होता है। राइट लंग्स होता है, लेफ्ट लंग्स होता है, डायफ्राम होता है, ब्रोंकी कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखा रखी है। ये आप खुद भी इस चीज़ को सेल्फ आप स्टडी कर सकते हैं, और इसी तरीके का सेम आपको एनसीईआरटी में भी दिया है, आप वहाँ से भी बाई फिगर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, हेमोग्लोबिन। ये कुछ टर्मोलॉजी है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये किस तरीके से इनका क्या यूजेस हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। हेमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं, ये आप जानते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई हेमोग्लोबिन, यानी हमारे ब्लड में ये हेमोग्लोबिन होता है, और इसी के हेल्प से हमारी जो ब्लड है वो ब्लड के साथ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के कारण ही अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब आता है हेमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसीज। अब ये हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो ये पिगमेंट फॉर्म में पाया जाता है, और कहाँ पर, आरबीसी के अंदर, विच हैव अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आप जानते हैं आरबीसी का मतलब आप जब समझते हैं रेड ब्लड सेल होता है। हमारे शरीर के अंदर 3 तरीके के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इन सब का अपना अपना काम है, वो डीपली आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि अगर वाटर की हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा इजी सॉलिड हो जाता है, यानी कि सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड एज डिसॉल्व फॉर्म इन आवर बॉडी। यही कारण है कि ये ज़्यादातर जो है ये डिसॉल्व यानी कि घुलनशील अवस्था में हमारे बॉडी में अवेलेबल रहता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहलाते हैं ये। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि ये कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है उसके द्वारा ये अपने रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और जो एक्वेटिक प्लांट्स है, जो जलीय पौधे हों या जलीय ऑर्गेनिजम्स हैं जो जल में रहने वाले हैं, वाटर में के अंदर रहने वाले हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन से प्राप्त
करते हैं। उदाहरण के लिए आप इसमें, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको इसका फिशेस का उदाहरण दिया था। इसी तरीके से कोई भी ऐसा जो भी है जो पानी में रहने वाले हैं वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है इनमें। तो गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू एस्टोमेटा इन लीव्स, यानी कि लीव्स के अंदर एस्टोमेटा होता है, ये आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहां से गैसेस का क्या करते हैं, ये एक्सचेंज का काम करते हैं। लेंटिसेल्स इन स्टेम, ठीक है, जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स एंड ट्रांसपिरेशन, यानी कि इन तरीके से वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे ये टॉपिक्स थे जिनके बारे में मैंने आपको समझाई कि प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेट करता है, हेमोग्लोबिन का कैसे होता है, कहाँ पाया जाता है इसकी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किस तरीके से और कहाँ से अपना जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और ये आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, वो पूरे बॉडी में उनको किस तरीके से जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और किस किस तरीके से उनको पूरी होल ऑफ द बॉडी पहुंचता है ये एनर्जी। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑकर्स वाया जाइलम एंड फ्लोएम, दो प्रोसेस है जिसके जरिए वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जाइलम के बारे में हम पहले जानते हैं। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, यानी जाइलम का काम क्या करता है, क्या काम है, ये वाटर और मिनरल्स को रूट से कैरी करता है और प्लांट्स के अदर पार्ट्स को ये कैरी आउट करता है, यानी वहां तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जबकि वाइल फ्लोएम कैरीज फूड लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि फ्लोएम का काम होता है जो लीव्स फूड में, आप जानते हैं कि लीव्स का काम होता है फूड बनाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उस प्रोसेस से जो वहां पर फूड स्टोर होता है वहां से उस फूड स्टोर को वो पूरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है, यानी कि हम यूं कहें कि लीव्स टू रूट्स तक के पार्ट्स को ये एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अब हम ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी कि प्लांट्स क्या करते हैं, आप जानते हैं कि ये एस्टोमेटा जो है लिप्स में प्रेजेंट होते हैं और ये एस्टोमेटा जब क्या करते हैं, एस्टोमेटा के पोर्स क्लोज हो जाते हैं जब पानी एक्सेस चाहिए होता है तो, ठीक है, यानी कि वो पानी को स्टोर जो अंदर पहले से ही प्लांट्स के अंदर है उस उतने पानी रहे, इसके लिए उनके पोर्स क्लोज हो जाते हैं और इस तरीके से पानी का स्टोरेज एज इट इज बना रहता है। बट अनदर केसेस में क्या होता है, अगर वो पानी को लूज करना चाहते हैं, यानी कि लूज करना चाहते हैं, पानी लेवल को कम करना चाहते हैं, तो वो भी उस समय क्या करते हैं, वो उनके स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो उसके हीट के वजह से वो एवोपरेट होकर के हमारे सराउंडिंग में चला जाता है और इस तरीके से जो पानी की जो वाटर की जो लूज हो जाता है और एक इसमें एडिक्वेट अमाउंट में वाटर बना रहता है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, यानी कि ट्रांसलोकेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो होता है वो कहाँ पर होता है, लीव्स में होता है। आपको बताया मैंने, इसको इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहते हैं हम, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ये फूड जो लीव्स के अंदर वहाँ पर बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो बन करके तैयार है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इन द प्लांट रेस्पिरेशन ऑकर्स ऑल द टाइम, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमेशा चलता रहता है, बट फोटोसिंथेसिस हैपन ओनली ड्यूरिंग द डे because it needs sunlight or sun is present in the daytime. Okay, so
ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं। इसको देखिए, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। ये देखिए, ये इसमें मिड रिब है और लेमिना और लीफ ब्लेड, इसको हम लीफ ब्लेड भी के नाम से भी जानते हैं। ये वेंस के जरिए मैंने दिखाया है। प्लोएम और जाइलम, ये दोनों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। कुल मिलाकर के ये क्या है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है स्टूडेंट्स। इस पर ज़्यादा मैं ना इसको एक्सप्लेन करते हुए, मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको जो है यहाँ से आप ये देखना है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस प्रोसेस को समझाने की बात आती है तो आपको इसी तरीके से आपको इनके पार्ट्स भी लिखने जरूरी होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पर देखिए दिखाया है मैंने। बस जस्ट जो लोकेशन है, आपको लोकेशन और इनके फिगर याद कर लेने हैं कि किस किस तरीके से ये पाया जाता है और इनका क्या काम होता है। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओपन एंड द क्लोज्ड स्टोमेटा पोर्स। देखिए, इसी स्टोमेटा के जस्ट अभी मैं जो आपको बात कर रहा था ओपन और क्लोज होने की, ये देखिए बीच का जो पोर्शन है स्टोमेटा पोर्स है, जो मैंने दिखाया हुआ है नीचे, ये इस वाले इसमें, हाँ ठीक है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पर गार्ड सेल है। ठीक है, गार्ड सेल क्या करता है, जो कि इस पूरे को कवर अप कर लेता है। जब ये बंद होना होता है तो ये बंद क्लोज कर लेता है। और जब जैसे मैंने आपको बताया, ये मेन इसका प्रोसेस जो होता है वो एक तो उसमें होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और दूसरा जब उनको प्लांट्स को पानी का वाटर लेवल को कंट्रोल करना होता है तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इस पोर्स को ओपन और क्लोज करके कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए ये स्टोमेटल पोर्स होते हैं अंदर की तरफ जो है, ये तो ये मेन ये चीज होता है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे मैंने क्लोरोप्लास्ट दिखाई है। ठीक है, और ये जो ओपन के बारे में मैं जो बात कर रहा था, ये ओपन स्टेटस को मैंने दिखाया है स्टेज को, और इसमें ये क्लोज कर लेता है। ठीक है, तो आपने क्लोज किया हुआ है तो आप देखिए किस तरीके से जो इसका स्टोमेटल पोर्स है वो बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये सारी चीजें। आगे अब ये रूट्स, एयर एंड वाटर, सॉयल, ये किस तरीके से वो कंट्रोल करता है, ये है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स। अब ह्यूमन में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एट द मोमेंट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर यूजुअली फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, ठीक है, ऑफ द रीजन ऑफ देयर यूज, स्टोरेज और एलिमिनेशन। यानी कि इट इज द मोमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मेन इसका काम क्या होता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन के अंदर क्या क्या काम होता है कि मटेरियल जो होता है उस मटेरियल को ये अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने का काम होता है, और यूजुअली फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, यानी जहां ये पाए जाते हैं वहां से दूसरे रीजन में इनको पहुंचाया जाता है। ठीक है, यूज, स्टोरेज और एलिमिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे अब आते हैं हम इसी के नेक्स्ट पॉइंट पे, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन सप्लाई का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यानी कि जिसके थ्रू क्या होता है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर सप्लाई होते हैं, और रिमूवल, साथ के साथ रिमूवल करते हैं, शरीर से बाहर एग्जिट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है, वेस्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स को ये बाहर करते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलेटरी मीडियम। ये एक तरीके से क्या होता है, सर्कुलेटरी मीडियम है। ये मीडियम आप समझते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, और ब्लड एंड लिम्फ, इसके अंदर दो चीजें होती हैं इस मीडियम में, इंक्लूड ब्लड होता है और लिम्फ होती है। ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड हार्ट, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। अब ब्लड के बारे में हम करते हैं, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ये ऐसा फ्लूइड यानी कि तरल कनेक्टिविटी टिश्यूज होते हैं जो तरल अवस्था में होते हैं। इट कंपेराइज ऑफ 4 कंपोनेंट्स, ठीक है, इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स।
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था उसके अंदर, ठीक है, कि आरबीसी के फॉर्म में एटीपी जो है वहाँ पर ये होता है जिसके अंदर एक्सेस ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसमें मैंने जिक्र किया था। तो इसी तरीके से मैंने बताया ये 4 तरीके के हमारे ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा होता है, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अभी कोरोना काल में देखिए प्लाज्मा थेरेपी जो हो रही थी वो इसी प्लाज्मा की बात हो रही थी, ठीक है। इसी के जरिए जो है एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर वो एबिलिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही थी जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज हो सके उससे, ठीक है। तो ये वही प्लाज्मा था। आओ चलते हैं हम लिम्फ के बारे में जानते हैं। इट इज अ येलोइश फ्लूइड, ये येलो कलर का फ्लूइड रूप में होता है दैट एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज असाइनिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जम्प्स। यानी कि इसका जो मेन काम जो होता है वो एस्केप करता है ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, यानी कि ये ब्लड कैपिलरीज से असाइन करता है और साथ ही हमें मेन जो इसका काम है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और साथ ही साथ जो भी हमारे शरीर के अंदर ऐसे जर्म्स हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ब्लड वेसल्स के फंक्शंस क्या है हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आर्टरीज पाई जाते हैं। आर्टरीज का क्या काम है? तो दे कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ये क्या काम करते हैं कि हमारे हार्ट से ब्लड को वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, यहाँ से ले जाके अलग अलग पार्ट में हमारे बॉडी पार्ट को पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा होता है वेन्स। ये क्या है? दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गेन्स। ये डिफरेंट ऑर्गेन्स यानी कि जहाँ पे आर्टरीज ने डिफरेंट ऑर्गेन्स पे जहाँ जहाँ तक इसने ब्लड पहुँचाया था वहाँ से ये क्या करते हैं फिर रिकलेक्ट करते हैं, वहाँ से ये कलेक्ट करते हैं एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, और फिर ये वहाँ से जो आर्टरीज ने ब्लड पहुँचाई थी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑर्गेन्स में वहाँ से ये कलेक्ट करते हैं और कैरी आउट करके वो फिर से हार्ट में बैक स्टोर। अब कैपिलरीज की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, यानी कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं बिटवीन द ब्लड में और सराउंडिंग सेल्स में, आसपास के जो भी उसके सेल्स होते हैं उसमें, एंड टेक प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, और कैपिलरीज के थिन वॉल को ये जो काम होते हैं पूरा प्रोसेस जो इसका होता है वो कैपिलरीज के जो थिन वॉल्स है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों के बारे में मैंने समझा दिया। अब आइए अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखें तो आर्टरीज और वेन्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि क्या किस तरीके इन दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो दे आर द थिक वॉल्ड, यानी कि आर्टरीज के अंदर क्या होता है इसका जो वॉल होता है वो थिक होता है, ओके, और वेन्स के जो वॉल होते हैं वो क्या होते हैं थीन होते हैं, यानी कि इसका आर्टरीज का जो वॉल होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है, ब्रॉड होता है, और वेन्स का जो वॉल होता है वो थीन यानी पतला होता है। आगे सेकेंड पार्ट में हम करते हैं आर्टरीज हैव नो वॉल्व्स, यानी कि आर्टरीज में जो है वॉल्व्स नहीं होते और इसके अंदर वेन्स के अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या करता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़कर बाकी सभी ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। और ये क्या करता है वेन्स? ये कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको जो है ये कैरी करने काम करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वैन, यानी कि इसमें पल्मोनरी वैन को छोड़कर। तो इस तरीके से इन दोनों में आप डिफरेंसेज आता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्रेंशिएट करके ये पेपर में आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको जरूर करेंगे आप, ठीक है। नाउ अब आते हैं हार्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं जो कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट, हमारी लाइफ इसी पे टिकी हुई है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये कितना हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गेन विच इज लोकेटेड नियर द चेस्ट स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी पहली बात तो समझिए ये बना किस तरीके का होता है, तो ये मस्कुलर होता है, ठीक है, मस्कुलर होता है यानी कि गुदगुदा टाइप का होता है,
ये हार्ड नहीं होता, विच इज़ लोकेटेड नियर द। अब आती है सेकंड बात की ये कहाँ पर होता है, तो ये स्लाइटली ये नियर द चेस्ट, चेस्ट के पास हमारा होता है, और स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की तरफ होता है, यानी कि चेस्ट से लेफ्ट की तरफ होता है ये हमारे। ओके, ब्लड डिलीवर्स ऑक्सीजन, और इसके अंदर क्या होता है, इसके जरिए ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारी सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड, हार्मोन, ग्लूकोज एंड अदर कंपोनेंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि इसके थ्रू ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, हार्मोन, ग्लूकोज और अदर कंपोनेंट जो होते हैं वो ब्लड के अंदर अवेलेबल होते हैं, और इस रूप में ये सारी की सारी चीज़ें हमारे वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, ह्यूमन हैव 4 चैम्बर्स इन हार्ट, जो हमारा जो चैम्बर है वो 4 तरीके के हमारे हार्ट में चैम्बर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेफ्ट ऑट्रिम होता है, राइट ऑट्रिम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मेन ये हमारे हार्ट का है। बाकी और भी कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो बाई फिगर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हार्ट का जो है ये मैंने आपको बताया कि डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पूरा हार्ट का डायग्राम है जिसके अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। मैंने जो 4 चैम्बर्स की बात कर रहा था आपको, ये चारों चैम्बर इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, लेफ्ट, राइट। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये अलग, इनके मेन क्या है आपके, इसके जो एक तो इनको बनाना बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और साथ ही साथ ये इनके कौन से लोकेलिटी कहाँ पर है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनके क्या क्या काम है, बहुत छोटी छोटी। तो ये बहुत एक लेंदी, अगर सबको मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं कोई दूसरे वीडियो में मैं एक स्पेशल से फंक्शन ऑफ हार्ट और इसका पूरा बाई फिगर मैं समझाते हुए आपको एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। बट अभी आपको फिर भी जितना मैंने समझाई है, इससे पहले जो मैंने बोला है वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर आप देख सकते हैं। जिस 4 चैम्बर की मैं बात कर रहा था वो चारों चैम्बर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में भी है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। ये भी हमारे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस, यानी कि हमारे हार्ट से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो दो बार होता है। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप समझे तो, 1 इट गोज थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग द पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान ये होता है, ये पहला। और सेकंड जो होता है वो सेकंड टाइम ड्यूरिंग द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इस तरीके से 2 तरीके के सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन ensures complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood, which is necessary for optimum energy production in warm blooded animals, and hence circulation in human being is called double circulation। ये बहुत मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल एडिक्वेट जितनी आपके सफिशिएंट आंसर होने चाहिए उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड में क्या है, बहुत बड़ा आंसर अगर आप लिखते हैं तो वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो और जिसके अंदर कोई भी चीज़ मिस भी ना हो और आप उस सारे पॉइंट्स को उसको कह भी रहे हो आप। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो मैंने आपका फर्स्ट पैरा समझा दिया। सेकेंड पैरा की अगर मैं बात करता हूँ कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इंश्योर द कंप्लीट सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हमारे शरीर में जो अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज और वेन्स कैसे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक ट्रांसपोर्ट करती है आर्टरीज, और दूसरा जो है उसको कैसे उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से हार्ट के अंदर कैरीज करती है। ठीक है, तो और ये प्रोसेस जो होता है वो जरूरी होता है ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, हेंस इस तरीके से सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। हम इसे पूरे इस प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं
पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है। द ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। जब ब्लड का मूवमेंट होता है हार्ट टू द लंग्स, ठीक है, यानी कि हार्ट से लंग्स की तरफ जब जाता है ब्लड और फिर दोबारा बैक टू द हार्ट और फिर दोबारा बैक होकर के हार्ट में आता है, तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और सेकंड में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन समझने की प्रयास करते हैं। ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लड जो है हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी तक जाता है एंड बैक टू द हार्ट, और दोबारा जो है वो हार्ट में किस तरीके से बैक होकर के आता है, इस तरीके के जो सिस्टम होता है उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ये हमारा टॉपिक आई थिंक आप क्लियर हो गई होगी आपको। इसको आप इस तरीके से बाई फिगर भी आप देख सकते हैं। लंग्स कैपिलरीज किस तरीके से होती हैं, पल्मोनरी वैन होती है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, और ये पूरा एक सर्किट होता है जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हर टॉपिक के बारे में आपको बाई फिगर भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग में किस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, क्या सिस्टम है इसमें। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रिएशन, ठीक है। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका, कि हमारे शरीर के अंदर अनेकों जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, आप बड़ी अब इसमें ज़्यादा डीपली में नहीं जाना चाहता, हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से भोजन जब हम फूड खाते हैं उसके अंदर एब्जॉर्प्शन का काम होता है, डाइजेशन का काम होता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है वो स्टोर हो जाता है, और उसके बाद जो उसको एक्सक्रीटरी की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे आप यूरिन के थ्रू हो, यूरिनरी सिस्टम इसके अंदर काम करती है, इवन स्वेटिंग के थ्रू भी जो है ये हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि किन किन तरीके से हमारी वेस्टेज निकलता है, एक्चुअली हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा उसी पे फोकस करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूट्रस एंड अ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एंड ए यूरेथ्रा। ये 4-5 चीज़ें इसके अंदर हैं। पेयर ऑफ द किडनीज, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अ पेयर ऑफ द यूरेटर्स, ठीक है, यूरेटर्स सॉरी, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। ये 4 चीज़ें हैं जिनको कि मिलाते हैं तो ये पूरा के पूरा इन चारों चीज़ों का जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल पाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इनके बारे में 1 बाय 1 करके इसके बारे में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। किडनी के बारे में हम पढ़ते हैं। किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन होता है विच लाइज नियर द वर्टेब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है ये, ओके। यानी कि इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ये बीन शेप में होता है, और विच लाइज नियर द वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, इसके पास। एंड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये मेन रूप से कहाँ पाया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है, और नियर द वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। किडनी रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, ये ब्लड के अंदर, यानी कि किडनी क्या करता है, जिस तरीके से हमारा आरओ क्या काम करता है, वाटर के फिल्टर का काम करता है, ठीक है ना। हम घरों में आरओ इसलिए लगाते हैं कि जहाँ पे सॉल्टी वाटर आता है, इम्प्योर वाटर आता है, तो वहाँ पर हम हमारा जो पानी है हमें साफ मिले, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर किसी तरीके का कोई जम्स ना जाए और जो हमारे को डिजीज स्प्रेड कर सके। तो इसलिए उसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, वाटर को फिल्टर करते हैं। ठीक यही काम जो है किडनी हमारा करता है। बस इतना है कि हमारा आरओ क्या करता है, वाटर का फिल्ट्रेशन का काम करता है, और किडनी हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, यानी कि हमारे शरीर में जो भी हम चीज़ें खाते पीते हैं, ठीक है, लिक्विड शेप में लेते हैं, उनसे एक हमारे शरीर में यूरिया बनता है, जो विच इज अ वेरी डेंजरस इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस होता है। अगर ये एक्सेस मात्रा में हो जाए, ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है।
इसको हमारे शरीर से डिस्पोज ऑफ करना जरूरी होता है। तो इसलिए द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ मेनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड द नेफ्रॉन, यानी कि किडनी जो है वो बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट्स इसमें काम करते हैं, जो नेफ्रॉन को नाम एक दे दिया गया। नेफ्रॉन के जरिए ये सारा किडनी अपना प्रोसेस करता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का क्या ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। किसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल? तो किडनी का। ठीक है, किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को ही हम नेफ्रॉन कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्स एंड ए फिल्टरिंग ए पार्ट कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस इज अ बंच ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स, यानी कि ये ब्लड वेसल्स का एक ऐसा बंच होता है, और कैपिलरीज टू व्हिच द रेनल आर्टरी इज अटैच्ड, जिससे कि ये सारे बंच ऑफ जो वेसल्स होती हैं वो आर्टरी से अटैच होती है, रेनल आर्टरी से क्या होती हैं? अटैच्ड होती हैं। एंड द ग्लोमेरुलस इज इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल लाइक द पोर्शन, और ये कैप्सूल लाइक द पोर्शन के रूप में ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है। एंड बाउमेन्स कैप्सूल्स, इसको इसलिए इसको इस तरीके से इसकी जो क्लोजनेस होती है, जो ये बंद हो जाता है, तो इसको हम बाउमेन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। द बाउमेन्स कैप्सूल एक्सटेंड इनटू ए फाइन ट्यूब। ठीक है, ये क्या करता है? बाउमेन्स कैप्सूल का काम क्या होता है? एक्सटेंड इनटू ए फाइन ट्यूब, ये बड़ा होकर के बढ़ करके ये फाइन ट्यूब के रूप में बदल जाता है। एंड विच इज हाईली पोलाइट, ठीक है, जो कि आगे चल के बहुत ये फैल जाता है। ठीक है, एंड ट्यूब्स फ्रॉम द वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये क्या करता है कि ये डक्ट को, ठीक है, कलेक्ट करता है। एंड विच फाइनली गोज इनटू द यूरेटर, और ये यूरेटर तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से नेफ्रॉन का, किडनी का, इन सब का अपना एक प्रोसेस है। उनके भी यूनिट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स है जो उनके साथ अटैच होते हैं, इन सब का काम होता है। ये जितने भी मैंने रेड कलर को जो मैंने इसको डिनोट किया हुआ है, ये इनके नाम्स को आपको बढ़िया तरीके से लर्न करना है। ठीक है, आइए अब हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये पेपर में भी आता है। देखिए, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसको आप याद करेंगे और ये बनाने को भी आ जाता है। वैसे कम आता है, बट फिर भी कई बार इस तरीके से आता है, इसके बारे में पूछा जाता है। बाय स्ट्रक्चर, बाय ड्रामेटिकली आप इसको समझाइए। तो ये देखिए, इस तरीके से समझाया हुआ है। वुमेन्स कैप्सूल के बारे में बात कर रहे हैं। बस सिर्फ इस फिगर के जरिए आपको क्या करना है, इनके लोकेलिटी आपको जाननी है कि ये कहाँ पर क्या चीज़ इनके सिचुएटेड है। ठीक है, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो बनाने के बाद आपको इनको यही लोकेलिटी आपको समझानी होगी कि ये यहाँ पाया जाता है, ये यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और इनके फंक्शंस के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि किसका क्या फंक्शन होती है। तो इस तरीके से जो है ये हम ये करते हैं। द यूरेन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि यूरेन जो होता है, यूरेन हमारे शरीर में जो फॉर्मेशन होता है वो किस किस स्टेज पे होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो ग्लोमेरुलस, ठीक है, फिल्ट्रेशन करता है जो मैंने अभी आपको बताया, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, और सेक्रेशन का काम होता है। ये तीनों काम होता है, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम होता है पहला, फिर दूसरा एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और तीसरा सेक्रेशन का काम होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके अंदर हम और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूरेन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज पासेज थ्रू द यूरेट्रस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यानी कि यूरेन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इन किडनीज पास, यानी कि किडनीज से यूरेन प्रोड्यूस होता है, और ये पासेज थ्रू कहाँ जाता है, यूरेटर्स में। ठीक है, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरेटर से होते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, वेयर इट इज स्टोर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये तब तक स्टोर रहता है जब तक इट रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा, जब तक ये यूरेथ्रा में नहीं चला जाता है। ठीक है, यानी कि यूरेथ्रा में जाने से पहले जो हमारा यूरिन स्टोर होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे जीवन से, जो हमारे आजकल जो हमारा जो लाइफ है उससे ये हमारे कनेक्टेड है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, यानी कि आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है, कि किस तरीके से आर्टिफिशियल किडनीज काम करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनीज की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसे शख्स जिनके, ऐसे पर्सन जिनके जो नेचुरल के जो किडनीज है जब वो फेलियर हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है, जिसको कि बाई सर्जरी जो है हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं और दूसरा किडनी हम उसकी जगह किडनी ट्रांसप्लांटेशन का काम करते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इट इज द मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट्स, यानी कि ये ज़्यादातर हेमोडायलिसिस ऐसे एक प्रोसेस है जो कि ऐसे शख्स को दिया जाता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनका किडनी फेल हो जाता है और उनको आर्टिफिशियली दूसरे किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। तो ये है जिसको अक्सर आपने डायलिसिस के बारे में सुना होगा। ये भी क्या काम करता है, डायलिसिस के थ्रू जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड को हमारी बॉडी में एक्सक्रेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, हमारी किडनी तक पहुंचाने की, हार्ट तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और जो इम्प्योरिटी है हमारी शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, उसको बाहर निकालने का काम किया जाता है। आइए इस चीज को हम इस तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेन्स इन्वॉल्विंग इन एक्सक्रिएशन इन द ह्यूमन बींग्स एंड फंक्शंस, कैसे कैसे होता है इसके बारे में हम कोशिश करते हैं, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल्स के बारे में, जिसके बारे में मैंने बात किया था, ये वो चीज़ है, यहाँ से शुरू होती है। फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू देम, ये क्या करता है, ये ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो भी यहाँ से ब्लड होके गुजरता है। टेबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का जो है ये टेबुलर पार्ट होता है, आ जाता है। इसके बाद में जो होता है रीएब्जॉर्ब सम सब्सटेंसेस लाइक द ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है, डक्ट कलेक्शन का काम होता है। कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन एंड जॉइन द यूरेट्रा, यानी कि ये नेफ्रॉन से कलेक्ट करके यूरिन को ये यूरेट्रा तक पहुंचता है इस प्रोसेस में, ठीक है। यूरेटर क्या है, इसका है कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी, ये यूरिन को किडनी से कलेक्ट करता है एंड पास इट ऑन द यूरेनरी ब्लाडर, ये यूरेनरी ब्लाडर तक इसको पहुंचाने का काम करता है कौन, यूरेटर्स, ठीक है। अब यूरेनरी ब्लाडर का आगे क्या काम होता है, स्टोर यूरिन अंटिल, जो इसके अंदर स्टोर यूरिन हो रखा है उसको अंटिल द प्रेशर ऑफ एक्सपेंडेड ब्लडर, ठीक है, ब्लाडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट, यानी कि ये तब तक अपने पास यूरेनरी ब्लाडर जो है इस यूरिन को अपने पास स्टोर रखता है तब तक जब तक कि एक प्रेशर अनुभूति होती है, हम फील करते हैं एक प्रेशर की, और फिर ये एक्सपेंड करता है ब्लाडर को एक्सपेंड करके आगे उसको लीड्स करता है एंड अर्ज टू पास, यानी कि हमें ये कोशिश करता है, पुश करता है कि वी हैव टू सीक्रेट आवर यूरिन, हमें अपने यूरिन को अब सीक्रेट करने की ज़रूरत है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ प्रेशर बढ़ता है और हमें वॉशरूम जाने की आवश्यकता होती है, और फिर हम वॉशरूम जाते हैं और यूरेथ्रा का वहाँ से जो है एक्सक्रिएट कर देता है आउट यूरिन फ्रॉम द बॉडी, यूरेथ्रा के थ्रू फिर हमारी बॉडी से ये वॉशरूम के अंदर जब हम जाते हैं तो यूरेथ्रा का काम होता है कि एक्सक्रिएट कर देता है ये हमारे यूरिन को फ्रॉम आवर बॉडी से, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस था, यूरेटरी सिस्टम आप समझ सकते हैं। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरी ये कोशिश किया है, और यहाँ पर आप फिगर के जरिए भी आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो राइट रेनल आर्टरीज है जो आपको दिखाया गया है सबसे टॉप पे, लेफ्ट में आपका लेफ्ट किडनीज को दिखाया गया है, राइट में राइट किडनीज को, वेना कवा को दिखाया गया है यहाँ पर, यूरेटर,
और यूरिनरी ब्लाडर होता है, देखिए यहाँ पर फुला हुआ होता है, इसके अंदर हमारा जो यूरिन है ये स्टोर होकर रहता है। और फिर यूरेथ्रा के थ्रू जब हमें प्रेशर फील होता है तो हम जाते हैं, उसके बाद यूरेथ्रा जो है इसको डिस्पोज ऑफ करता है, एक्सक्रेट कर देता है हमारे यूरिन को। और इस तरीके से जो है ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो हमने पूरे चैप्टर को बड़ी डीपली फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी मैंने जो है इसको, इसीलिए मैंने 2 पार्ट बनाया इस टॉपिक का, इस लाइव प्रोसेस का, क्योंकि ये बहुत लेंदी हमारा चैप्टर था और एक वीडियो में ये कवर अप नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट की भी इसकी वीडियो बना के डाली हुई है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी अगर इस फर्स्ट पार्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मैंने लिंक दिया है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ताकि सेकंड पार्ट को समझने के लिए फर्स्ट पार्ट को भी नॉलेज होना जरूरी है, तो ही इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स आई होप ये आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहीं पे ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है और मैंने इसका नोट्स भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया, इसमें दी हुई है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और ये मेरा वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो, मैंने पूरी कोशिश की है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। कोई भी किसी तरीके का आपका कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि किसी भी तरीके का डाउट, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके इस डाउट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए। और क्योंकि डाउट्स आपको हमें इनकरेजमेंट को बढ़ाते हैं और हमें लगता है कि जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके ऊपर, ये वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए। और मैं ये समझता हूँ मेहनत की तो कोई बात नहीं है, इसको आप इग्नोर कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो मेहनत लगा रहे हैं, ये जो लेबर कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको जब तक बेनिफिट ना हो इसका, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई यूजफुल है। ठीक है, तो ये वीडियो का आपको कितना आपके लिए यूजफुल हो पाया, ये कितना आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सका, ये तभी चलेगा मुझे पता जब आप कोई कमेंट्स के जरिए आप मुझे बताएंगे कि इसमें किस तरीके का वो है। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई आपका कमेंट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ को फिर से नेक्स्ट वीडियो में उन बातों का ध्यान रखूँ। ठीक है ना, और आपका अगर पर्सनल डाउट है तो वो चीज़ें भी आप कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहीं पे हमारा आज का ये टॉपिक फिनिश हो जाता है और अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ठीक है, थैंक यू।